हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी की एक वन शॉट वीडियो। इसमें आपको पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। आज आप ये समझ लीजिए पूरी की पूरी बायोलॉजी इसी वीडियो में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो कंप्लीट बायो इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं जो क्वेश्चन बताऊंगा सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है दोहरा निषेचन होता है, मतलब दोहरा निषेचन किसमें होता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, शैवाल में, कवक में, आवृत बीजी में या फिर अनावृत बीजी में, ठीक है। तो दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कितने लोगों के कौन कौन से आंसर सही निकलेंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साल्विया में परागण होता है, मतलब साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है। जैसे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या कोई नहीं। तो साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, सभी को पता होना चाहिए, जल द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जान गए दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो आवृत बीजी में, और साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, तो आप जान गए हैं कि जल द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है शुक्राणु में, ठीक है। तो पुच्छ में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, एक्रोसोम में पाई जाती है या शीर्ष में पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उसके मध्य में पाई जाती है। कहाँ पे? मध्य में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमको क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, वंशागत की इकाई है। वंशागत की इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है या फिर जीन है, ठीक है। तो वंशागत की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं वंशागत की इकाई क्या है, जीन होती है। और ऊपर वाला क्वेश्चन, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, तो पुच्छ में पाई जाती है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन सभी बातों को आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया जाता है, अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका कौन सी है? टेपिटम है, परागकण है, परागमात्र कोशिका है या फिर परागकोश है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग परागकोश लगाते हैं, जो कि आंसर बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो अगुणित कोशिका कौन सी है? तो अगुणित कोशिका परागकण होते हैं। कौन होती है? परागकण। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगुणित कोशिका कौन है, तब आप बताएंगे परागकण होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो भी ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया जाता है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है।
ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में, स्तनियों के प्लीहा में, या फिर लसिका की गांठों में, या मेढक के अंडाशय में। तो यहाँ पर ग्राफियन पुटिका जो है वो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, स्तनियों के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो यहाँ तक मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं 6। ठीक है, 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 6 ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम कंप्लीट मैराथन लेकर आए हैं, इसीलिए 6 ही करवाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो नीचे अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए बायो के तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं हमारे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम तक इसी तरह आपको तैयारी करवाते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? काफ़ी बार पूछा गया है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, तो इसको हम लिखेंगे कि डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। कौन सा तोड़ता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो आप बता देंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। तो कौन कौन से 2 जंतु हैं? तो इसमें हमको पहले लिखना है, स्तनियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए पशु, गाय, भैंस आदि। यानी क्या कहने का तात्पर्य है? कहने का मतलब है स्तनियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है जैसे मनुष्य तथा सभी प्रकार के चौपाए, यानी गाय, भैंस जिनके 4 पैर होते हैं उनमें। ठीक है, समझ गए? तो अपरा किस में पाया जाता है तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है वृषण के 2 कार्य लिखिए। किसके? वृषण के 2 कार्य। ठीक है, तो वृषण का कार्य क्या होता है? चलिए समझिए। इसमें लिखना है, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी वृषण का पहला कार्य है, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य होता है, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो वृषण के 2 कार्य आपने समझ लिए कौन कौन से हैं। कोशिकाओं में शुक्र जनन में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और क्या करता है? यानी वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये होते हैं वृषण के कार्य। उसके बाद में अगला हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, तो इसको आप लोग कायदे से तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाता है, लघु उत्तरी में भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, भ्रूणपोष क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है? इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर लघु उत्तरी में आएगा तो आपको सिर्फ प्रकार बताने हैं, अगर दीर्घ उत्तरी में आता है तो आपको इसका पूरा विस्तार करना होगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? तो देखिए भ्रूणपोष क्या होता है। इसमें हमको लिखना है, भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। क्या है? तो भ्रूणपोष एक अगुणित
पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। क्या कहा गया? मतलब कह रहा है कि भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष के विकास व बीज का अंकुरण के समय उपयोग में आता है। कहने का तात्पर्य है भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है और भ्रूणपोष के विकास व बीज का अंकुरण के समय उपयोग में आता है। ठीक है, तो अब कह रहा था कि इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो भ्रूणपोष के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये 3 भ्रूणपोष होते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये सारे यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसको जैसे मैंने बताया है इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं तो पूरे नंबर आप पा जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनको भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है संलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। उसके बाद में आता है एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई 2 अंतर दीजिए। मतलब एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई 2 अंतर बताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है समयुग्मजी अलील जोड़ों से, यानी कहने का तात्पर्य समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जाति एवं जाति व्रत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है पीलिया रोग क्या है, यह क्यों होता है। पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। मतलब टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलर्जी किसे कहते हैं। क्या कहा गया? एलर्जी किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आता है जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी दीजिए, यानी कीजिए। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में आता है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परजीवी जंतु क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इनको आपको तैयार करना है, ये नहीं सिर्फ देख के छोड़ देना है। ठीक है, जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने तैयार किया तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, उसके बाद परजीवी जंतु क्या है, फिर आता है बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए बायोपायरेसी क्या होता है। उसके बाद सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। बायोपायरेसी क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से टिप्पणियाँ भी आती हैं। उसके बाद आता है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। ठीक है,
तो समजात क्या होते हैं, विषमजात क्या होते हैं, इनमें अंतर आपको बताना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख ली है तो आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम तक इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।